डिटर्मिनांट का थर्ड पार्ट बनाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं, तो आज हम लोग थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हैं। और आपको जैसा कि पता होगा, हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनांट तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट सीखेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं, लिखते हैं हम लोग हेडिंग में थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट। आज हम लोग ये पार्ट सीखेंगे, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट। अब देखिए, थर्ड ऑर्डर नाम से स्पष्ट है, थर्ड ऑर्डर नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा डिटर्मिनांट बनाना है जिसका 3 रो और 3 कॉलम हो। वैसा डिटर्मिनांट जिसका 3 रो और 3 कॉलम हो, उस तरह के डिटर्मिनांट को थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट कहते हैं। कितना रो कितना कॉलम? 3 रो 3 कॉलम। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, हम आपको बहुत कुछ बेसिक सब में करवाए थे। जैसे हम डिटर्मिनांट यहां पर बनाते हैं, x y z a b c p q r। तो आप इसको गौर से देखिए, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यानी अगर आप इस डिटर्मिनांट को गौर से देखें तो आपको इस डिटर्मिनांट के अंदर 3 रो और 3 कॉलम मिलेंगे। इसलिए इस डिटर्मिनांट का नाम होता है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट। कितने रो है? 1 रो, 2 रो, 3 रो। 3 रो तो 3 पहले लिखेंगे क्रॉस। कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। 3 कॉलम है तो उसके बाद 3 लिखेंगे, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? 3/3। हम आपको करना सिखाए थे। इसको पढ़ने का तरीका है, इसको 3/3 पढ़ सकते हैं, या आप इसको 3 क्रॉस 3 पढ़ सकते हैं, या इसको डायरेक्ट आप थर्ड ऑर्डर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट का मतलब क्या होगा। मतलब 3 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। तो अब हम लोग सीखेंगे कि अगर इस टाइप का थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट आ जाता है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनांट को सॉल्व करना सीखे थे, तो उसी प्रकार आज हम लोग सीखेंगे कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये चीज आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए और हम आपको सिखाते हैं कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, आगे बताते, नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट को सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, देखिए हेडिंग में हमारा क्या है, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनांट। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अगर कोई आपको बोले, कोई भी ऑर्डर का डिटर्मिनांट दे दे, किसी भी ऑर्डर का, चाहे सेकेंड ऑर्डर का, चाहे थर्ड ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनांट दे दे, और आपको कोई बोले कि उस डिटर्मिनांट को एक्सपेंड करो। क्या करो? एक्सपेंड करो। डिटर्मिनांट को एक्सपेंड करने का मतलब होता है उस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना। क्या हुआ? वैल्यू निकालना।
तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि डिटर्मिनांट को एक्सपेंड करो, इसका मतलब वो आपको बोल रहा है कि डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालो। तो हमने लिखा हुआ एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनांट, यानी डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना सीखना है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कैसे सीखेंगे। चलिए हम एक सेकेंड ऑर्डर तक तो सीख चुके हैं, थर्ड ऑर्डर को सीखेंगे। ध्यान से देखिए। चलिए डिटर्मिनांट हम ले लेते हैं, कैसे निकालना इसका वैल्यू, ध्यान से देखा जाए। 6 4 -2 0 2 1 3 4 5। हमने आपको देख के लग रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि डिटर्मिनांट जो है थर्ड ऑर्डर का है। ठीक है, अब अगर इस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुना जाए। अब देखिए, इस डिटर्मिनांट के पास एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट के पास तीन रो, तीन कॉलम है। मतलब अगर इस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना हो तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालने के लिए आप इस डिटर्मिनांट को फर्स्ट रो के थ्रू, सेकेंड रो के थ्रू, थर्ड रो के थ्रू या फर्स्ट कॉलम के थ्रू, सेकेंड कॉलम के थ्रू या थर्ड कॉलम के थ्रू किधर से भी अगर एक्सपेंड करिएगा तो सबका वैल्यू सेम आएगा। यानी सीधा सीधा मतलब है कि इस डिटर्मिनांट का वैल्यू हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं और 6 तरीके से डिटर्मिनांट का वैल्यू सेम आएगा। इधर से निकालेंगे फिर भी वही आंसर, इधर से निकालेंगे चाहे इधर से निकालें, इस कॉलम से निकालें, इस कॉलम से निकालें या इस कॉलम से निकालें, हर एक जगह से यानी तीनों रो और तीनों कॉलम जिधर से भी डिटर्मिनांट को एक्सपेंड करेंगे वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, दूसरा बात, अब आप कहिएगा कि सर डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालने के लिए हमको तीनों रो या तीनों कॉलम से निकाल के देखना पड़ेगा क्या? नहीं, आप तीनों रो या तीनों कॉलम में से किसी एक साइड से आप निकाल दीजिए, आपका आंसर हो गया। बाकी तरफ से निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे पहला रो से निकाल लीजिए, दूसरा रो से निकाल लीजिए, तीसरा रो से निकाल लीजिए, पहला कॉलम से या दूसरा कॉलम से या तीसरा कॉलम से, किधर से भी एक बार निकाल लीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं। आपको जिधर से मन हो निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको सिखाते हैं। जैसे मान लो अगर फर्स्ट रो के थ्रू निकालना होगा, किधर से? अगर इस फर्स्ट रो के थ्रू अगर निकालना होगा तो यहां पर लिख देंगे एक्सपेंडिंग थ्रू R1। यानी हमने आपको लिख दिया कि इस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना है, किधर से? R1, यानी पहला रो से, मतलब इधर से निकालना है। ठीक है, इधर से एक्सपेंड करना है डिटर्मिनांट। आप जिधर से मन करे उधर से एक्सपेंड कर सकते हैं, हम इधर से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए। तो एक्सपेंड करने से पहले सबसे पहले हम आपको साइन कन्वेंशन बताए थे, वो आपको याद रखना है। साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। क्या बोले थे कि यहां पर शुरू में प्लस लिख दीजिएगा और जिधर जाने का मन हो जा सकते हैं, बस उसका उल्टा यानी अपोजिट साइन लेकर के आगे बढ़ना है। हमने आपको क्या बोला था कि शुरू में प्लस साइन लिख देना है और जिधर जाना हो उधर जा सकते हैं, बस उसको अपोजिट करते जाना है। तो डिटर्मिनांट को एक्सपेंड करने से पहले साइन कन्वेंशन लिख देना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे, दिखाते हैं। किधर से एक्सपेंड करना है? R1 से ना, तो सिर्फ R1 में साइन कन्वेंशन लिखेंगे। तो क्या होता है, हम आपको बताया था शुरू में प्लस लिखिए और जिधर जाना हो उसका उल्टा चलेंगे। अगर यहां प्लस तो यहां पर माइनस, फिर यहां माइनस तो यहां पर प्लस, बस हो गया। अब बाकी तरफ नहीं लिखेंगे। जिधर से अगर आपको एक्सपेंड करना हो सिर्फ उधर का ही साइन कन्वेंशन लिखिएगा। तो प्लस
माइनस प्लस लिख दिए। ओके, अब देखिए सबसे पहले यहां लिख एक्सपेंड कर इधर से करते हैं। कितना है प्लस को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा प्लस 6 लिख दिए। ठीक है, अब यह 6 लिखे, ध्यान से देखें कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं। इस प्लस को 6 से मल्टीप्लाई किए प्लस 6 लिख लिए। यह 6 इस रो में है ढक दिए, इस कॉलम में है ढक दिए। ये 6 है ना जी, तो यह 6 इस रो में है ढक दिए, इस कॉलम में है ढक दिए। क्या बचा 2 1 4 5, जो बचा लिख दीजिए। क्या बचा 2 1 4 5 लिख दिए, बात खत्म। अब हो गया प्लस 6 का। अब यहां पर आइए, माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करें। अगर इस माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4 लिख दिए। अब क्या करें, यह 4 इस रो में है ढक दिए, और यह 4 इस कॉलम में बीच वाला में ना ढक दिए। यह 4 है ना, तो यह 4 इस रो में है ढक दिए और इस कॉलम में ढक दिए। क्या बचा देखो 0 1 3 5, जो बचा लिख दीजिए। क्या बचा 0 1 3 5 लिख दिए, हो गया। यहां तक आ गया। अब यहां पर आइए, प्लस को अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा। ओके, लिख दिए। अब देखिए यह -2 जो है इस रो में है, इस कॉलम में है। यह -2 जो है इस रो में है, इस कॉलम में है ढक दिए। बताइए कितना बचा 0 2 3 4, जो बचा लिख दिए 0 2 3 4। अब देखिए यहां तक का काम हो गया, यानी R1 में जितना भी एलिमेंट था सबका काम भी कर लिए, हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब जो सॉल्व करने आता है आप करिए। देखिए ये 6 हो गया, हम आपको बताना इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिए 10 हो जाएगा, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए 4 हो गया, फिर ये कितना है -4। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए 0, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए 3 हो गया, फिर ये -2 है बगल में। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए 0, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 6 हो गया। चलिए अब सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा बताइए। ये आ गया 6, 10 में से 4 गया 6, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो गया। ये कितना आ गया -3, 0 में से 3 तो -3, -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा, लिख दिए। अभी देखिए ये हो गया -6, -6 को -2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा +12 हो गया। आप सॉल्व करिए कितना होगा बताइए 36 और 24, 36 और +24, रिजल्ट कितना आ जाएगा देख लीजिए 6 4 10 और 3 2 5 1 6 यानी 7। यानी आप इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल दिए, कितना है 7। तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। आपको मित्रों घबराना नहीं है, अभी हम सिर्फ एक एग्जांपल बताएं, अभी ढेर सारे एग्जांपल बताएंगे। पहले सबसे पहले अभी आप इसको थोड़ा मोड़ा समझे होंगे, कोई बात नहीं, नोट कर सकते हैं। अब क्या है, अभी हम आपको बोले थे इस डिटरमिनेंट को किधर से भी सॉल्व करें, किसी भी रो से सॉल्व करे या किसी भी कॉलम से सॉल्व करे, वैल्यू सेम आएगा। पहले वही इसका करके देख लेते हैं एक दो बार कि आपको विश्वास हो जाएगा कि सही में ऐसा होता है कि नहीं होता, और उसके बाद फिर से हम लोग एग्जांपल बदलेंगे। तो चलिए आप इसको नोट करिए, घबराइए मत, अभी समझाना शुरू किए हैं। चलिए इसको नोट करिए, बताते हैं नोट करिए। तो चलिए अब देखिए फिर से वही डिटरमिनेंट है ये वाला। अब अभी हम इसी डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड किए थे, अब किसी और से कर देते हैं। मान लो सेकंड कॉलम के थ्रू करते हैं, किधर से करते हैं सेकंड कॉलम, लिख देते हैं यहां पर, लिख देना है एक्सपेंडिंग थ्रू सेकंड कॉलम यानी C2, यानी इधर से एक्सपेंड करें, ये आपका C2 है, इधर से एक्सपेंड करना है। तो जिधर से भी आपको एक्सपेंड करना हो सबसे पहले उधर का साइन कन्वेंशन आपको लिखना है। जिधर से भी अगर आपको एक्सपेंड करना हो सबसे पहले उधर का साइन कन्वेंशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आपको पता है, क्या करते हैं सबसे शुरू में प्लस लिखते हैं ना। सोचिए अगर यहां पर प्लस होगा, यहां पर प्लस होगा, यहां पर क्या होगा माइनस, इधर का साइन चाहिए C2 का।
अगर यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस। बात खत्म। C2 का साइन कन्वेंशन हमने लिख लिया, इसका जरूरत है इसको मिटा दीजिए। लिख लिया C2 का, अब ये सॉल्व कर देते हैं। लिखिए, देखिए यहाँ पर माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -4। बात खत्म। अब ध्यान दीजिए, यह 4 जिस रो में है उसको रखिए और जिस कॉलम में उसको रख दीजिए। यह 4 इस रो में था, ढक दिए, और इस कॉलम में था, ढक दिए। क्या बचा देखिए तो 0 1 3 5 लिख दिए, 0 1 3 5 लिख दिए। अब यहां के बाद यहां प्लस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 ही आएगा। अब सॉल्व करिए, यह 2 जो है इस रो में है और इस कॉलम में है। यह जो 2 है वो इस रो में है और ये बीच वाला कॉलम में है ना। अगर इसको अगर हम ढक दें क्या बचेगा, 6 -2 3 5 लिख दीजिए, 6 -2 3 5 हो गया। अब यहां का यहां पर फिर से माइनस को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा -4। अब देखिए यह -4 जो है इस रो में है, ढक दिए, इस कॉलम में है, ढक दिए। कितना बचा 6 -2 0 1 लिख दीजिए, 6 -2 0 1। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, करिए सॉल्व। देखिए -4 मल्टीप्लाई करके कितना करिए 0, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये +2, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30, फिर माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। लिख दिया -6 को, ठीक है। -4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर माइनस लिखेंगे और तब इसको मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 0। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, देखिए ये जाएगा -3 और -4 हो जाएगा 12 प्लस। अभी देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब 30 अच्छा 36 हो जाएगा। तो 36 गुना कितना हो जाएगा, ये 36 गुना हो गया 72। फिर वहां देखिए 6 -0 6 हो गया, 6 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा -24। तो बात खत्म हो गया। देख लीजिए 12 में से 24 गया तो -12, और -12 में से अगर 72 घटाए -12 में अगर 72 जोड़े कितना आ जाएगा 7। देख लीजिए फिर से वही आंसर आया, पहला रो के थ्रू एक्सपेंड किए थे तो 60 आंसर आया था, दूसरा रो के दूसरा कॉलम से भी एक्सपेंड किए कितना आया 60 आंसर आया। यानी इससे साफ जाहिर हो गया कि किसी भी डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो या कॉलम के थ्रू अगर एक्सपेंड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। अभी हमने आपको करके दिखाया, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप घर पे निकाल के भी चेक कर सकते हैं, थर्ड कॉलम से निकाल लीजिएगा, थर्ड रो से निकाल लीजिएगा, किधरों से भी निकाल लीजिएगा और देखिएगा कि सही में सेम आता है या नहीं। लेकिन आपको सबसे निकाल के एग्जाम में नहीं देखना है, सिर्फ किधर से किसी भी एक साइड से एग्जाम में निकाल दीजिएगा, आपका आंसर हो गया, बात खत्म, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए अगला एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको नोट करिए इसको। अब हम लोग किस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, ये भी थर्ड ऑर्डर का है। एक बात हम आपको बताते हैं, यहां फिर ध्यान सुनिएगा, आप जब भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने जाएं तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि डिटरमिनेंट के जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो लिखा हुआ रहेगा आप एक्सपेंड उधर से कीजिएगा। तो उससे फायदा ये है कि आपको एक्सपेंड तुरंत हो जाएगा, वैल्यू तुरंत आ जाएगा, टाइम कम लगेगा। ऐसा नहीं है कि जिधर से जीरो ज्यादा नहीं रहेगा, अगर उधर के अलावा किसी और से अगर एक्सपेंड करें, मतलब जिधर से अगर जीरो ज्यादा ना हो अगर उधर से एक्सपेंड करें तो आंसर नहीं आएगा, आंसर वही आएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप लोग टाइम बचाने के लिए एक काम कर सकते हैं कि जिधर से ज्यादा जीरो दिखे आपको, जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो दिखे आपको, उधर से एक्सपेंड आप कर सकते हैं। अभी हम आपको करके दिखाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट करके दिखाएंगे। समझ
आपको पता चल गया है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, आंसर तो सेम आना है। तो एक्सपेंड उधर से कीजिएगा जिधर से ज्यादा जीरो आवे, ताकि तुरंत आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे यही डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट के पहला रो में देखिए, सॉरी पहला कॉलम में देखिए ज्यादा जीरो है, मतलब दो जीरो है। अगर आप इधर से एक्सपेंड करेंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। किधर से करेंगे तो इस पहला कॉलम से करेंगे तो चलिए करते हैं। देखिए एक्सपेंडिंग थ्रू C1, चलिए एक्सपेंशन करते हैं। एक बार हम पूरा डिटेल करके दिखाते हैं, अगली बार जब जीरो आएगा तो डायरेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए साइन कन्वेंशन लिखिए। इधर से कर रहे हैं, इसका साइन कन्वेंशन लिखेंगे। आपको पता है सबसे पहले प्लस होता है, उसका अल्टरनेट, यहां प्लस तो यहां पर माइनस, फिर यहां पर प्लस। चलिए एक्सपेंड करते हैं। अगर प्लस को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। अब यह जीरो इस रो में है, हटा दीजिए, इस कॉलम में है, हटा दीजिए, क्या बचा 2 3 1 5 लिख देते हैं। 2 3 1 5 लिख दीजिए। फिर देखिए अगर माइनस को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से जीरो ही आएगा, फिर यहां पर प्लस जीरो है ना। अब देखिए यह जीरो इस कॉलम में है, सॉरी इस रो में हटा दिए, इस कॉलम में हटा दिए, क्या बचा -4 6 1 5, -4 6 1 5 लिखिए। अब यहां पर है, अगर प्लस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आ जाएगा। अब देखिए यह +5 इस रो में है, हटा दिए, इस कॉलम में हटा दिए, क्या बचा -4 6 2 3, -4 6 2 3 लिखिए सबका। अब देखिए क्या है, देखिए कितना आसान भाई, ये जीरो है यहां पर, इसको सॉल्व करने पर कुछ भी आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो, बात खत्म। ठीक उसी प्रकार इसको सॉल्व करने पर कुछ भी आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, जीरो, बात खत्म। ये भी सॉल्व हो गया। अब बताइए +5, देखिए सॉल्व करिए, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, -12 हो गया, फिर माइनस, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया, तो बात खत्म। ये तो जीरो वाला बात खत्म हो गया। अभी कितना आ गया -24, यानी 5 गुना -24, तो बताइए कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 तो दोबारा मतलब -120 हो गया आंसर। देखिए जिधर से जीरो था उधर से आप एक्सपेंड किए, तो इन दो पार्ट को आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आपका काम हो गया, तो तुरंत बन गया ना। तो जब भी आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें तो कोशिश करें कि जिधर से ज्यादा जीरो रहेगा उधर से एक्सपेंड करने का, ताकि आपका सॉल्यूशन जल्दी हो जाए। इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं, इसको नोट करिए, आप नोट करिए। चलिए अब देखिए, ये डिटरमिनेंट इनको एक्सपेंड करना है, ये भी थर्ड ऑर्डर का है। अभी हम आपको क्या ट्रिक बताएं कि जिधर से आपको ज्यादा जीरो दिखे उधर से एक्सपेंड करिएगा, तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो देखिए किधर से आपको जीरो दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि इस थर्ड रो में ज्यादा जीरो है, तो इधर से एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करते हैं, लिखते हैं यहां पर एक्सपेंडिंग थ्रू R3, ये तीसरा कॉलम है आपका, इस तीसरे, सॉरी ये जो तीसरा रो है आपका, इस तीसरे रो में ज्यादा जीरो है, तो इधर से हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, करें। अब देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन लिख देना है। लिखिए, कैसे लिखेंगे, आपको पता है सबसे ऊपर में प्लस लिखाता है, प्लस माइनस प्लस, हमको ये वाला चाहिए, इसको फैला दीजिए, यहां पर प्लस तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, सिर्फ इनका साइन कन्वेंशन चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए, तो बाकी का मिटा दीजिए, बात खत्म हो गई, है ना। अब देखिए क्या करें, इनके थ्रू एक्सपेंड करना है, तो अभी हम तुरंत जीरो वाला दिखाना है कि बोले कि जीरो के तरफ
तरफ से वैल्यू निकाल के कोई फायदा नहीं होता, तो आपको इधर से वैल्यू निकालना ही नहीं है, इधर से भी वैल्यू निकालना ही नहीं है। क्यों? अगर इधर से निकालिएगा तो रिजल्ट जीरो ही होगा, क्या करेंगे निकाल के? इधर से करिएगा तो रिजल्ट तो जीरो ही होगा, क्या करेंगे निकाल के? सिर्फ इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एक बार में। कैसे निकालेंगे बताइए? माइनस को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो -8 मिलेगा। अरे आप समझे कि इन दोनों को काहे निकालें? अभी जस्ट पिछला वाला एग्जांपल में जिधर से जीरो था उसको जो सॉल्व किए थे तो जीरो वाला सब पूरा का पूरा जीरो ही हो गया था, सिर्फ बिना जीरो वाला बच गया था। तो वही गलती दोबारा काहे करेंगे? जो जीरो है उसको छोड़िए देते हैं पहले ही, जो जीरो नहीं है सिर्फ उसी को सॉल्व करते हैं। तो इसके वजह से तो जीरो ही आना है, इनके वजह से भी जीरो आना है, तो छोड़ दिए, आप सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए तो -8 को माइनस से अगर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? -8, बात खत्म हो गया। ये 8 जो है इस रो में हटा दीजिए, इस कॉलम में हटा दीजिए, कितना बचा? ये 8 जो है इस रो में है, इस कॉलम में हटा दीजिए, कितना बचा? -7 2 3 -5, कितना बचा? -7 2 3 -5। अब तो कोई सॉल्व करने वाला बचा ही नहीं, क्योंकि ये इन दोनों के वजह से जीरो हो जाना है, सिर्फ यही बचा। तो पूरा 8 का हमारा काम हो गया। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा देखिए, -8 इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 35 प्लस में फिर माइनस, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 6, देखिए कितना आ जाएगा? -8 आइए कितना आ जाएगा? 35 में से 6 गया तो 29 आ जाएगा, 9 6 29 मल्टीप्लाई करिए, 9 के 72 2 और 8 गुना 16 और 7 7 6 23, मतलब -232 है आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अब उम्मीद है कि हम आपको समझा पाए कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं और किधर से एक्सपेंड करेंगे तो आपको ज्यादा सहूलियत रहेगा। अगर फिर भी अगर एक्सपेंशन में कोई दिक्कत अगर आपको रह जाता है तो आपको तरीका पता है, प्लीज पूछ लीजिएगा और ध्यान से पढ़िए, मेहनत करके आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं चीजें पढ़ाने के लिए। आप लोग पढ़िए, मन लगाइए, मत प्रॉब्लम में आइए, मत डिप्रेशन में आइए। हम लोग फिर से वही होंगे जो थे, बस थोड़ा सा टाइम ठीक है अभी, तो इस टाइम को थोड़ा सा ज्यादा बेहतर ढंग से यूज करें और इसको पढ़ें। ठीक है, तो अभी हम आपको एक्सपेंशन सिखाएं, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट सिखाते हैं, इसको नोट करें। अभी हम आप लोगों को एक्सपेंशन सिखाएं, अब हम लोग कुछ आगे सीखते हैं। ठीक है, तो आगे में क्या है? नाम है सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। क्या नाम है? सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ये क्या चीज होता है हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इसका रूल पहले समझिए कि सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का रूल क्या होता है। देखिए, इफ Aij is equal to Aj, ये रूल है सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का, आपको याद होना चाहिए। हम आपको पहला वीडियो में बताए थे, यह Aij जो है एलिमेंट का सिंबल है, यह दोनों ही एलिमेंट को शो करता है। बस इन दोनों में फर्क इतना है, इसमें Ij एक्सचेंज हो गया, मतलब इसमें Aij जो है वो Aji हो गया, मतलब रोल नंबर है I और ये है J कॉलम नंबर। इसमें रोल नंबर कॉलम नंबर एक्सचेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी डिटरमिनेंट में एलिमेंट के रोल नंबर और कॉलम नंबर को एक्सचेंज करने से एलिमेंट का वैल्यू ना बदले तो उस तरह के डिटरमिनेंट को सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। फिर से मेरी बात को समझिए, अगर किसी डिटरमिनेंट में एलिमेंट के रोल नंबर और कॉलम नंबर को एक्सचेंज करने से, यानी उल्टा पुल्टा करने से, अगर एलिमेंट का वैल्यू नहीं बदले तो उस तरह के डिटरमिनेंट को सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कहा जाता है। इसलिए हमने लिखा हुआ है कि अगर Aij इज इक्वल टू Aji, मतलब एलिमेंट के रोल नंबर और कॉलम नंबर को
एक्सचेंज कर दिए, फिर भी अगर दोनों ही केस में अगर एलिमेंट का वैल्यू सेम रहे तो उस तरह के डिटर्मिनेंट को सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल में हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर एग्जांपल ले लिए, जैसे मान लीजिए ए बी सी बी सी। ठीक है, जैसे हम लिख दिए मान लो एल, और मान लीजिए यहां पर लिख दिए एम, कुछ भी लिख देते हैं अपने से। फिर ये फिर यहां पर मान लीजिए लिख देते हैं कुछ भी, मान लो एम, और यहां पर लिख देते हैं आर। ठीक है, ये हमने अपने मन से एक डिटर्मिनेंट या बना लिया। अब हमको पता करना है कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो अब हम इसमें जितने भी एलिमेंट है सबको खोजना है, और फिर उसके रो नंबर और कॉलम नंबर को एक्सचेंज करके देखना है कि वैल्यू सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। अगर सेम आ गया तो सिमेट्रिक है, और सेम नहीं आ रहा तो सिमेट्रिक नहीं है। ये डिटर्मिनेंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपको खुद से नहीं बनाना है, ये आपको दिया रहेगा और इसको पहचानना रहेगा कि सिमेट्रिक हुआ या नहीं। तो देखिए कैसे पहचानें। रूल है, सिंपल है, सब डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट है सबको निकालते हैं। ठीक है, चलिए पहला A11 नाम से स्पष्ट है, पहला रो पहला कॉलम। देख लीजिए, ये है पहला रो और ये है पहला कॉलम। मेरा हाथ कहां पे कट कर रहा है? ए पर, मतलब A11 का वैल्यू होगा ए। हुआ रे, इसका रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 अगर उलट पुलट भी दें तो फिर से A11 ही बनेगा, मतलब उसका वैल्यू भी क्या रहेगा? ए। हो गया, चलिए अगला निकाल के देखते हैं। A12 है ना, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। निकाल के देखिए, ये है पहला रो और ये है दूसरा कॉलम। बताइए मेरा हाथ कहां पे कट कर रहा है? यहां पर, मतलब वैल्यू कितना होगा? बी। अब इसको एक्सचेंज करिए, 1 2 को बनाइए 2 1। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा रो पहला कॉलम। देखिए ये है आपका दूसरा रो और ये आपका पहला कॉलम। बताइए हाथ कहां पे कट कर रहा है? फिर से बी पर, मतलब देखिए A21 का वैल्यू बी आ गया, सेम आ गया। अगला निकाल के देखिए, A13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। देखिए ये है पहला रो और ये है तीसरा कॉलम, मतलब ये हाथ कहां पे कट किया है? सी पर, इसका रिजल्ट आया सी। इसको पलटिए, कितना आएगा? A31 A3, इसको पलट के एक्सचेंज कर दिए, सेम टू सेम एक्सचेंज कर दिए, पलट दिए। अब क्या हो गया? तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो ये है अब पहला कॉलम ये है। बताइए मेरा हाथ कहां पे कट कर रहा है? फिर से सी पर, तो वैल्यू हो गया सी। फिर देखिए सेम आ गया। चलिए आगे निकालते हैं। 1 के साथ हो गया, 2 के साथ निकालिए। A22 है ना, निकाल के देखते हैं। A22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये है दूसरा रो और ये है दूसरा कॉलम। बताइए मेरा हाथ कहां पे कट कर रहा है? एल पर, और रिजल्ट हो गया एल। अगर वो इसको एक्सचेंज भी कर देंगे तो A22 ही बनेगा, मतलब वैल्यू क्या रहेगा? एल। चलिए आगे निकालिए। अब निकालते हैं A23 है ना, A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम। ध्यान देखिए, क्या मैं हूं? दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो देखिए किधर दूसरा रो, ये है दूसरा रो और ये है तीसरा कॉलम। मेरा हाथ कहां पे कट कर रहा है? एम पर, मतलब रिजल्ट हो गया इसका एम। इसको एक्सचेंज कर दीजिए, मतलब जाएगा A32। इसका मतलब क्या होगा? तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। देखिए ये है तीसरा रो और ये है दूसरा कॉलम। बताइए मेरा हाथ कहां पे कट गया? एम पर। फिर से देखो मेरा रिजल्ट आया है ना। अब अगर क्या क्या 2 3 का 2 4 हो नहीं सकता। अब अगर 3 3 A33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम। देख लीजिए तीसरा रो तीसरा कॉलम, मेरा हाथ कहां पे कट किया? आर पर, मतलब रिजल्ट आया आर। इसको एक्सचेंज भी कर देंगे तो A33 फिर से, मतलब रिजल्ट आ गया। यानी आप देख लीजिए जितने भी एलिमेंट है
हमने सबको निकाल के देखा और उसको एक्सचेंज करके भी देखा, सबका वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी रो नंबर और कॉलम नंबर को एक्सचेंज करने से एलिमेंट का वैल्यू नहीं बदला, इसका मतलब यह डिटरमिनेंट जो है वो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कहलाएगा। तो जब भी आपको सिमेट्रिक डिटरमिनेंट पहचानना हो तो इस तरीके से एलिमेंट निकाल के देखिएगा और उसका एक्सचेंज कर करके देखिएगा कि वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो वो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है और अगर सेम नहीं आया तो वो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट नहीं। अब आप कहिएगा कि सर इस तरीके से निकाल के देखते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, कहिएगा ना। तो क्या है मित्रों, इसका एक और तरीका है सिमेट्रिक पहचानने का। तो वो चीज हम लोग को मैट्रिक्स में सीखना है, सेम चीज है लेकिन बस थोड़ा सा नाम अंतर हो जाएगा, पता करने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन सेम फिर से हम लोग को सिमेट्रिक वाली चीज सीखना है। लेकिन कहां सीखना है? मैट्रिक्स में। डिटरमिनेंट में सीखने का ऐसा ही रूल है, मैट्रिक्स में जाएंगे तो थोड़ा इससे आसान हो जाएगा सीखने का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिमेट्रिक वाली चीज पहचानने में आसानी होगा और आसान से पहचान सकते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, इस तरीके से डिटरमिनेंट ले लेकर ट्राई करिएगा। चलिए इसको नोट करिएगा, सिमेट्रिक हो गया, चलिए आगे बढ़ते, नोट करिए। चलिए अब जो है हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। जैसे कि अभी तुरंत हम लोग सिमेट्रिक डिटरमिनेंट पढ़े थे, अब हम लोग सीखेंगे कि एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट किसको कहते हैं। तो एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का रूल ये है, रूल क्या है कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। इसका मतलब क्या हुआ, आपको अभी तुरंत समझाया सिमेट्रिक में कि अगर रोल नंबर और कॉलम नंबर को एक्सचेंज करने पर जो एलिमेंट आए वो एक दूसरे का निगेटिव हो जाए, या ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे का अपोजिट साइन हो जाए, तो उस तरह के डिटरमिनेंट को हम लोग बोलेंगे एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। मेरे कहने का मतलब कि रोल नंबर और कॉलम नंबर को एक्सचेंज करने से जो एलिमेंट आएगा, अगर इस तरह के दो एलिमेंट में अगर अपोजिट साइन हो जाए तो उस तरह के डिटरमिनेंट को एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम आपको डिटेल से, आपको हो सकता है कि मेरे बोले के बातों से ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम आपको इसको डिटेल एग्जांपल देकर समझाते हैं। रूल यही है एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का, याद रखिएगा क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जी आई। कुछ नहीं किए हैं, इसका रोल नंबर कॉलम नंबर को यहां पर एक्सचेंज कर दिया, तो रोल नंबर और कॉलम नंबर को जो एक्सचेंज करने पर वो एलिमेंट आएगा वो पहले वाला का जस्ट निगेटिव आएगा। ये रूल है एसक्यू का। चलिए हम इसको एग्जांपल समझाते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहां पर। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बुक में एक ऐसा डिटरमिनेंट दिख गया, दिखा मान यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर माइनस b लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपको c लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए a लिखा हुआ है, और यहाँ पर मान लीजिए आपको माइनस c लिखा हुआ है, यहाँ पर b मान लीजिए, यहाँ पर c मान लीजिए, और यहाँ पर 0। ठीक है, मान लीजिए आपको डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। अब इस डिटरमिनेंट को आपको पहचानना है कि ये एसक्यू सिमेट्रिक है या नहीं, इसको पहचानना है। मान लीजिए इसको मैंने लगा ऐसे करके, ये आपको डिटरमिनेंट दे दिया, इसको पहचानना एसक्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो हम लोग क्या किए थे सिमेट्रिक वाला में, बारी बारी प्रत्येक एलिमेंट निकाल के चेक किए थे। इसमें भी आपको क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट बारी बारी निकाल के हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं A11। A11 पहला रो पहला कॉलम, मतलब वो एलिमेंट बताना है जो पहला रो का है और पहला कॉलम का है। तो देखिए पहला रो ये है और पहला कॉलम ये है। तो बताइए मेरा हाथ कहां पे कट कर रहा है, 0 पर, मतलब इसका वैल्यू आया 0।
अगर इसके रो नंबर और कॉलम नंबर एक्सचेंज भी कर दे तो फिर से A11 आ जाएगा, मतलब इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। अब देखिए इसका वैल्यू है 0। अब 0 में तो हम लोग साइन नहीं देख सकते हैं कि प्लस में आया कि माइनस में आया, इसलिए इस 0 वाले पार्ट को छोड़िए। अब आगे बढ़िए, अगला एलिमेंट निकाल के देखिए A12, ये निकाल के देखिए। इसका मतलब क्या हुआ, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, मेरा हाथ कहां पे कट गया है -a पर, मतलब इसका रिजल्ट आया -a। अब देखिए, अब इसके एक्सचेंज करो तो हो जाएगा A21। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा रो पहला कॉलम, कौन सा रो, दूसरा रो पहला कॉलम, ये है आपका दूसरा रो, ये आपका पहला कॉलम। तो बताइए मेरा हाथ कहां पे कट कर रहा है, A पर, इसका रिजल्ट कितना आया A। तो देखिए रो नंबर और कॉलम नंबर को एक्सचेंज कर दिए तो जो एलिमेंट आया उसके एलिमेंट का साइन अपोजिट है कि नहीं है, मतलब अगर यह माइनस में तो ये प्लस में, अपोजिट साइन आया, अपोजिट साइन खाली होना चाहिए। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर इसका निगेटिव है ना, यह इसका निगेटिव मतलब अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, है ना। तो आप देख रहे हैं कि रो नंबर और कॉलम नंबर को एक्सचेंज करने से जो एलिमेंट आता है वो एक दूसरे के अपोजिट साइन में आ रहा है। और निकाल के देखिए, चलिए हम निकाल के देखते हैं A13। इसका मतलब क्या हुआ, पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है, यह है पहला रो और यह है तीसरा कॉलम। बताइए मेरा हाथ कहां पे कट कर रहा है, B पर, इसका रिजल्ट हो गया B, ठीक है। अब इसको पलटिए, ये हो जाएगा A31। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा रो पहला कॉलम, तो देखिए कौन सा, तीसरा रो पहला कॉलम, ये है तीसरा रो और ये है पहला कॉलम। तो बताइए मेरा हाथ कहां पे कट कर रहा है, -b पर, तो इसका रिजल्ट हुआ -b। देखिए फिर से एक दूसरे का अपोजिट साइन हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अगला निकाल के देखिए। अब हम लोग A21 पे A23 पर आ जाते हैं, निकाल के देखिए A23, है ना, A23। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा रो, ध्यान देखिए, इसका मतलब हुआ दूसरा रो तीसरा कॉलम, ध्यान से देखिए, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये है दूसरा रो और ये है तीसरा कॉलम। तो बताइए मेरा हाथ कहां पे कट कर रहा है, C पर, इसका रिजल्ट हुआ C। अब इसको एक्सचेंज कर दीजिए तो हो जाएगा ये A32 होगा ना। अब इसका मतलब क्या होगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो मेरा हाथ कहां पे कट कर रहा है, -c पर। देख लीजिए जो रोल नंबर और कॉलम नंबर को एक्सचेंज करने पर जो एलिमेंट आया है वो एक दूसरे के अपोजिट साइन में है कि नहीं। चलिए अगला निकाल के देखिए, A23 के बाद A33 करके देखते हैं, है ना। A23 के बाद तो A33 आएगा, इसका निकाल के देखिए। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, यह है तीसरा रो और यह है तीसरा कॉलम। तो बताओ मेरा हाथ कहां पे कट कर रहा है, यहां पर 0 पर। अगर इसको एक्सचेंज भी कर देंगे तो A33 आएगा, मतलब इसका भी रिजल्ट आएगा 0, और 0 वाले से तो मतलब नहीं है। चलिए एक और बच गया है जिसको आपने कहा A22, मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, लेकिन देखिए यह है दूसरा रो, यह है दूसरा कॉलम, तो मेरा हाथ कहां पे कट कर रहा है, 0 पर। अब इसको पलट के देखेंगे तो A22 करेंगे तो फिर से रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। तो आप देख लीजिए इस 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप देख लीजिए ये जो पार्ट है ये इन तीनों में एलिमेंट आया है ना, इसका -a, b और c। तो गौर से देखिए इसका -a आया तो इसका a आया, मतलब रोल नंबर और कॉलम नंबर को एक्सचेंज किए तो एलिमेंट का साइन अपोजिट आया। रोल नंबर कॉलम नंबर को एक्सचेंज किए, इसका b तो इसका -b, अपोजिट साइन आया। रोल नंबर कॉलम नंबर को एक्सचेंज किए, इसका c तो इसका -c, अपोजिट साइन आया। तो यही आपको चेक करना है कि अगर रोल नंबर और कॉलम नंबर को एक्सचेंज करने से अगर एलिमेंट अपोजिट साइन में अगर आ जाए तो उस तरह के डिटरमिनेंट को एस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कहते हैं। और एस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का यही रूल है कि aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को। तो इस तरीके से आप किसी भी डिटरमिनेंट को एस्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक, जैसे अभी तुरंत बताएं, आप पहचान सकते हैं। आप कहिएगा सर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये अजीब नहीं है, अजीब नहीं है, बस आपको
A12 निकालना है, A13 निकालना है और A23 निकालना है। यही तीनों एलिमेंट तो चेक करना है एसक्यू सिमेट्रिक में। क्यों? क्योंकि बाकी तो जीरो होता है, जीरो से तो मतलब ही नहीं। या ऐसा भी कर सकते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक में अभी दिखाएंगे, एसक्यू सिमेट्रिक में ये जो डायगोनल है हमेशा जीरो होता है। तो खैर इस पर हम अभी बात करेंगे, इसको थोड़ा रुक जाइए बताता हूं। तो आपको क्या करना है, एसक्यू सिमेट्रिक पहचानने के लिए A12, A13 और A23 निकाल खाली चेक करना है और देखना है जो एलिमेंट आया उसका अपोजिट साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो उस तरह के डिटरमिनेंट को हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये थोड़ा चेक करना अगर आपको मुश्किल लग रहा होगा तो डिटरमिनेंट में हम लोग ऐसा ही चेक करते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा इसको एक दो बार देख लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग मैट्रिक्स में जाएंगे तो यही एसक्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट चेक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करते रहना है कि अभी आपको ऐसा ही चेक करना है। जैसे ही हम लोग जाएंगे मैट्रिक्स में तो ये चीज चेक करना और आसान हो जाएगा। चलिए हम आपको एसक्यू सिमेट्रिक का कुछ खास बात आपको बताते हैं। वो खास बात क्या है, चलिए इसको आप लोग नोट करिए, बताते हैं। अब देखिए, अभी हम आपको एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बताएं। अब जो है एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का कुछ दो खास पॉइंट है, वो आपको हम समझाते हैं। ठीक है, वो दो खास पॉइंट क्या है, तो देखिए पहला खास पॉइंट है कि अगर कोई डिटरमिनेंट एसक्यू सिमेट्रिक हो जाता है तब उस डिटरमिनेंट के जितने भी डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल समझा दिए, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट हमेशा के कितना रहेंगे, जीरो रहेगा। सुन लीजिए, अगर डिटरमिनेंट एसक्यू सिमेट्रिक हुआ तो उसके सभी डायगोनल एलिमेंट को जीरो होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भी डिटरमिनेंट का डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए तो यह कोई जरूरी नहीं है कि वो वाला डिटरमिनेंट एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। हमने आपको क्या कहा कि अगर कोई डिटरमिनेंट एसक्यू सिमेट्रिक है तो उसका डायगोनल हर हाल में जीरो होगा। लेकिन अगर डायगोनल का एलिमेंट जीरो हो जाए तो यह कोई जरूरी नहीं है। अगर यह किसी भी डिटरमिनेंट में अगर डायगोनल का एलिमेंट जीरो रहे तो उसको आंख बंद करके आप एसक्यू सिमेट्रिक नहीं कह सकते। समझ गए? एसक्यू सिमेट्रिक तो डायगोनल हर हाल में जीरो, लेकिन अगर डायगोनल जीरो तो एसक्यू सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये पहला पार्ट। अभी जो आपको हम एग्जांपल करवाए हैं उस एग्जांपल में आप देख लीजिए कि वो डिटरमिनेंट एसक्यू सिमेट्रिक है और उसके सभी डायगोनल एलिमेंट जीरो है। ठीक है, अब अगला बात है, अगला लिखे हैं कि द वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट इज जीरो। हम आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सिखा दिए हैं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालें। सेकेंड ऑर्डर का भी बता दिए, थर्ड ऑर्डर का भी बता दिए और अभी आपको फोर्थ ऑर्डर नहीं सीखना है। तो सेकेंड और थर्ड ऑर्डर का हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि अगर एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑड ऑर्डर का हो जाए, ऑड ऑर्डर मतलब अगर कोई एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट फर्स्ट ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, फिफ्थ ऑर्डर का है, सेवेंथ ऑर्डर का है, नाइन्थ ऑर्डर का है, तो उस तरह के एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू आंख बंद करके आप जीरो कह सकते हैं। कितना कहिएगा? जीरो। लेकिन ध्यान रहे डिटरमिनेंट एसक्यू सिमेट्रिक रहे और एसक्यू सिमेट्रिक में भी कौन सा ऑर्डर? ऑड ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रहना चाहिए, थर्ड ऑर्डर रहना चाहिए, फिफ्थ ऑर्डर रहना चाहिए,
सेवेंथ ऑर्डर होना चाहिए, नाइन्थ ऑर्डर होना चाहिए, तो ऑड ऑर्डर एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक डिटरमिनेंट यहां पर लिखते हैं, जैसे मान लो 0 x y माइनस जेड x 0 माइनस वाई जेड 0, ये डिटरमिनेंट लिखे हैं। आप इस डिटरमिनेंट को चेक कर सकते हैं, ये एसक्यू सिमेट्रिक है। जैसे अभी चेक करना सिखाए थे ना, आप चेक करके देख लीजिए, ये एसक्यू सिमेट्रिक है ना? एसक्यू सिमेट्रिक है जिसका देखिए डायगोनल का एलिमेंट कितना है? 0 है ना? एसक्यू सिमेट्रिक है तो इसका डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा? हमेशा 0 होगा। और दूसरा बात क्या बोले हैं कि बताइए यह कितने ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का है ना? कितने ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का। और थर्ड ऑर्डर का मतलब ऑड ऑर्डर का, थर्ड मतलब ऑड, और ऑड ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट अगर एसक्यू हो जाए उसका वैल्यू कितना होगा? 0। यह एसक्यू भी है और ऑड ऑर्डर का भी है, तब अगर इसका वैल्यू निकाला जाए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आंसर हो गया, बात खत्म। बिना सॉल्व किए हुए आप इसके वैल्यू कितना कर सकते हैं? 0 कह सकते हैं। कब? अगर डिटरमिनेंट एसक्यू सिमेट्रिक हो जाए और ऑड ऑर्डर का हो जाए। ऑड मतलब फर्स्ट ऑर्डर का रहे या थर्ड ऑर्डर का रहे या फिफ्थ ऑर्डर का रहे या सेवेंथ ऑर्डर का रहे, अगर ऑड ऑर्डर का रहा तो एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है। अब क्या है कि आपको एक और तरीका हम आपको समझा देते हैं। एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट को पहचानने का एक और लाजवाब और शानदार तरीका बता देते हैं। ये आपका बेसिक मेथड है, आपके बुक में मिलेगा, लेकिन हम आपको अपने तरीके से एक और नया मेथड बताते हैं कि एसक्यू सिमेट्रिक को डायरेक्ट कैसे आप एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कह दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए और वो तरीका बताते हैं जिसको देख के आप डायरेक्ट तुरंत कह सकते हैं कि सर ये वाला एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। कैसे? तो देखिए, आप इसको पहले नोट करिए, बताते हैं। नोट करिए तो चलिए अब देखिए, हम आपको एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट पहचानने का बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताते हैं। अभी आपको हम नेचुरल मेथड बता दिए कि कैसे चेक किया जाता है। अब उससे भी शॉर्टकट मेथड बताते हैं कि एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट आप कैसे तुरंत पहचान सकते हैं। ठीक है, हम आपके सामने ये 4 एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, आपको तुरंत पहचानने के लिए सबसे पहला बात सोचना है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, तब एसक्यू सिमेट्रिक पहचानने का कोशिश करेंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं रहा तो एसक्यू सिमेट्रिक पहचानने का कोशिश भी नहीं करेंगे और आंख बंद करके बोल देंगे कि वो एसक्यू सिमेट्रिक नहीं है। अगर डायगोनल एलिमेंट 0 है तब कोशिश भी करेंगे कि वो सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन अगर डायगोनल वाला एलिमेंट 0 नहीं होगा तो वो कोशिश भी नहीं करेंगे, वो आंख बंद करके बोल देंगे कि वो एसक्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए, इन चारों को गौर से देखिए आप, इन चारों का डायगोनल एलिमेंट 0 है, मतलब एसक्यू सब का सब होने का चांस है। ये नहीं बोले कि सब एसक्यू सिमेट्रिक है, चांस है कि ये भी एसक्यू सिमेट्रिक हो सकता है, ये भी एसक्यू सिमेट्रिक, ये भी एसक्यू सिमेट्रिक, यह भी एसक्यू सिमेट्रिक है। कैसे पहचाने? चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता है ये डायगोनल एलिमेंट है ना? डायगोनल एलिमेंट ये है। अब डायगोनल के नीचे और ऊपर का एलिमेंट देखिए, क्या करना है? डायगोनल के नीचे और ऊपर का एलिमेंट देखिए। नीचे में क्या लिखा होगा? ABC। ध्यान देखिए, ABC इस ऑर्डर में और ABC इस ऑर्डर में, है ना? ध्यान देखिए, ABC कौन सा बैच भाई? एंटी क्लॉक बैच। ये कौन सा? क्लॉक बैच। मतलब नीचे में एंटी क्लॉक बैच, ऊपर में क्लॉक बैच। नीचे में एंटी क्लॉक बैच, ऊपर में क्लॉक बैच। ABC नीचे में एंटी क्लॉक बैच, ऊपर में क्लॉक बैच। लिखा है ना? तो ABC
बताइए ए पॉजिटिव साइन अपोजिट हुआ क्या? नहीं, इसका मतलब एसक्यू सिमेट्रिक नहीं हुआ। इसका साइन सेम हो गया ना, एसक्यू सिमेट्रिक बोलता है कि साइन अपोजिट होना चाहिए। साइन सेम हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक नहीं है, आगे चेक भी नहीं करेंगे। अरे बी का साइन अपोजिट है, क्या फर्क? सी का फिर से साइन अपोजिट नहीं है, सेम है, इसका मतलब ये एसक्यू सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, साइन अपोजिट हर किसी का होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, नीचे से एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से क्लॉकवाइज। डायगोनल से देखिए, डायगोनल ये है आपका, डायगोनल के नीचे एंटी क्लॉकवाइज, डायगोनल के ऊपर क्लॉकवाइज। देख लीजिए, यहां माइनस पी, यहां पी, अपोजिट साइन है, ठीक है। यहां क्यू, यहां माइनस क्यू, अपोजिट साइन है, ठीक है। यहां माइनस आर, यहां आर, अपोजिट साइन है, ठीक है। तो देखिए जितना भी एलिमेंट दिखा आपको, सबका साइन अपोजिट दिखा कि नहीं दिखा? इसका मतलब यह एसक्यू सिमेट्रिक है। अब यहां देखिए, ये डायगोनल है, डायगोनल से नीचे एंटी क्लॉकवाइज, डायगोनल से ऊपर क्लॉकवाइज गए। अब देखिए एक्स एक्स साइन सेम है, साइन सेम है, अपोजिट नहीं हुआ। आंख बंद करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में, इसका मतलब ये एसक्यू सिमेट्रिक नहीं है। यहां पे देखिए डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल के नीचे, डायगोनल के नीचे एंटी क्लॉकवाइज, डायगोनल के ऊपर क्लॉकवाइज। अब देख लीजिए साइन चेक करिए, x माइनस एक्स अपोजिट है, y माइनस वाई अपोजिट है, z माइनस जेड अपोजिट है। तो प्रत्येक एलिमेंट का अपोजिट साइन है ना, इसका मतलब यह भी क्या है? एसक्यू सिमेट्रिक है। तो देखिए कितना शानदार मेथड है जिससे आप तुरंत पता कर सकते हैं कि एसक्यू सिमेट्रिक है या नहीं। ये पता कर सकते हैं, तो एकदम शानदार तरीके से पता कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यह एसक्यू सिमेट्रिक है और कितने ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का है। तो थर्ड मतलब ऑड हो गया, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बिना सॉल्व किए हुए आप 0 कह सकते हैं। अब ये देखिए, यह भी एसक्यू सिमेट्रिक है, अब थर्ड ऑर्डर का है, मतलब ऑड ऑर्डर का हो गया। तो बिना इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किए हुए इसका वैल्यू आप कितना बोल सकते हैं? 0 बोल सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप एसक्यू सिमेट्रिक पहचान सकते हैं। नहीं तो ये तरीका हुआ एसक्यू सिमेट्रिक पहचानने का, और आसानी से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब क्या है कि इससे पहले हम आपको सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बताया था। हो सकता है आपको वो भी पहचानने में क्या हुआ होगा, दिक्कत हुआ होगा कि सर आप थोड़ा सा हार्ड तरीके से बता दिए। हार्ड नहीं, वो आपको नेचुरल मेथड था, आपको वो जानना जरूरी था। अब क्या है, उससे आसान तरीके से हम आपको सिमेट्रिक वाला भी सिखाते हैं। एसक्यू सिमेट्रिक सिखा दिया ना आसान से, अब हम आपको उससे आसान सिमेट्रिक भी सिखाते हैं। सिमेट्रिक में बताए थे ना कि aij इज इक्वल टू aj होता है, बताया था मित्रों। तो अब क्या है, हम लोग उससे भी आसान तरीका से हम आप लोगों को सिमेट्रिक पहचानना सिखाएंगे। तो क्या है आसान तरीका? तो देखिए अभी हम आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल है, और इन तीनों एग्जाम्पल में से पहचानते हैं कि कौन सिमेट्रिक है या कौन नहीं, आसान तरीके से। आपको करना क्या है, तो देखिए करना क्या है, देखिए क्या करना है। हम आप हमको बताइए, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। R1 का मतलब क्या होगा? पहला रो, पहला रो में कौन सा एलिमेंट है? देखिए तो A B C है, A है, B है, C है। पहला रो है तो पहला कॉलम देखो, पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? A है, B है, C है। कौन है? A है, B है, C है। बात खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़िए। R2 निकालिए, मतलब दूसरा रो। दूसरा रो में क्या है? BXY, BXY दूसरा रो। तो दूसरा कॉलम देखिए, दूसरा कॉलम में कौन है? DXY, DXY दूसरा कॉलम निकालिए। अब आगे बढ़िए, तीसरा निकालिए, R3 मतलब तीसरा कॉलम, सॉरी तीसरा रो। तीसरा रो में कौन है? CYZ, CYZ
तीसरा रो तो तीसरा कॉलम निकालिए। तीसरा कॉलम में कौन है? CYZ। तीसरा कॉलम ये है ना, कौन है? CYZ। आप गौर से देखिए, पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट सेम है, दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट सेम है, तीसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट सेम है। अगर ऐसा किसी डिटरमिनेंट में हो जाता है तो उस तरह के डिटरमिनेंट को सिमेट्रिक बोलते हैं। मतलब ये वाला जो डिटरमिनेंट है आपका सिमेट्रिक है। समझ गए? कितना आसान तरीका। पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट सेम हो जाए, दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट सेम हो जाए, और तीसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट अगर सेम हो जाए तो उस तरह के डिटरमिनेंट का क्या बोलेगा? सिमेट्रिक बोलेगा। यहां से देखते हैं, इसको चेक करते हैं। बताइए, इसके पहला रो देखिए तो, इसके पहला रो में क्या है? पहला रो में है ABC। पहला रो तो पहला कॉलम में कौन है? ABC काम हो गया। आगे निकल देखिए, दूसरा रो में कौन है? दूसरा रो में कौन है? BYX। दूसरा रो तो दूसरा कॉलम में कौन है? दूसरा कॉलम में कौन है? ध्यान से देखिए, दूसरा रो में है BYX, तो दूसरा कॉलम में कौन है? BY। ध्यान से देखिए, दूसरा रो में है BYX, यहां दूसरा कॉलम में है BYZ। बस आगे बढ़ना ही नहीं। देखिए तो, पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट तो सेम आ गया, लेकिन क्या दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट सेम आया? नहीं। इसका मतलब ये वाला डिटरमिनेंट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आगे करके देखिए, इसको चेक करिए, निकालिए। पहला रो पे निकालिए तो पहला रो में कौन है? X है, Y है और Z है। पहला कॉलम में कौन है? X है, Y है और Z है। काम हो गया। आगे निकालिए। दूसरा रो में कौन है? Y12 और दूसरा कॉलम में कौन है? Y12। ठीक है, अब देखिए आगे निकालिए। तीसरा रो निकालिए। तीसरा रो में कौन है? Z23 और तीसरा कॉलम में कौन है? Z23। देख लीजिए आप गौर से देख लीजिए, जो पहला रो में है वही पहला कॉलम में है, जो दूसरा रो में है वही दूसरा कॉलम में है, जो तीसरा रो में है वही तीसरा कॉलम में है। बस पहला रो पहला कॉलम सेम, दूसरा रो दूसरा कॉलम सेम, तीसरा रो तीसरा कॉलम सेम। इसका मतलब ये डिटरमिनेंट जो आपका क्या है? ये डिटरमिनेंट जो आपका सिमेट्रिक है। तो आप इस तरीके से भी आप सिमेट्रिक डिटरमिनेंट को पहचान सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ढेर सारे तरीके हम आपको बताएं, सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। थैंक्स। नोट करिए।